नमस्कार। हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए सिर्फ विटामिन्स और प्रोटीन ही काफ़ी नहीं है, बल्कि खनिजों यानी मिनरल्स की भी उतनी ही ज़रूरत होती है। आज की इस चर्चा में हम बायोकेमिस्ट्री के इसी बहुत ज़रूरी चैप्टर 9 मिनरल्स को अच्छे से समझेंगे। हम ये जानेंगे कि इन मिनरल्स के फंक्शंस यानी काम क्या क्या हैं, इनकी कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं, और हाँ, हमें अपने खाने में इन्हें कितनी मात्रा में लेना चाहिए, जिसे रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट्स कहा जाता है। हम खास तौर पर 5 मिनरल्स पर फोकस करेंगे: कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, सोडियम और क्लोराइड। और हाँ, ये सारी जानकारी पूरी तरह से ERV2 करिकुलम पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि ये मिनरल्स आखिर हैं क्या? देखिए, जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, ये हमारे शरीर की नॉर्मल ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और अच्छी बात ये है कि ये खाने पीने की चीज़ों में आराम से मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है। मिनरल की उपलब्धता उस जगह और वहाँ की मिट्टी पर भी निर्भर करती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक ही फल या सब्जी में मिनरल की मात्रा अलग अलग हो सकती है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ उगाया गया है। अब देखिए, मिनरल्स को मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है मेजर एलिमेंट्स या मैक्रो मिनरल्स, जिनकी हमें रोज 100 मिलीग्राम से ज्यादा जरूरत होती है। और दूसरा है माइनर एलिमेंट्स या ट्रेस मिनरल्स, जिनकी जरूरत हमें 100 मिलीग्राम से कम होती है। चलिए अब जरा बीच वाले डायग्राम को समझते हैं, जो इनके कुछ बेसिक काम बताता है। ये एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, जैसे हड्डियों को मजबूत बनाने में यानी कैल्सिफिकेशन में, और खून का थक्का जमाने यानी ब्लड कोएगुलेशन में। ये कुछ एंजाइम का हिस्सा भी होते हैं और मेटाबॉलिज्म में कोफैक्टर्स की तरह मदद भी करते हैं। और तो और हीमोग्लोबिन में आयरन की तरह ये कुछ बहुत जरूरी कॉम्पाउंड्स के इंटीग्रल कंपोनेंट्स यानी एक अभिन्न अंग भी होते हैं। अब हम मिनरल्स का पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो इस बात पर आधारित है कि हमें उनकी कितनी ज़रूरत है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मिनरल्स 2 मेन ब्रांच में बटे हुए हैं। पहली ब्रांच है मैक्रो मिनरल्स। देखिए, मैक्रो का मतलब ही होता है बड़ा, मतलब इनकी ज़रूरत हमें ज़्यादा मात्रा में होती है। ये हमारे शरीर के टोटल इनऑर्गेनिक मटेरियल का 60 से 80% हिस्सा बनाते हैं। इनमें आते हैं कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और सल्फर। इनको याद रखने के लिए एक मजेदार तरीका भी है, CAPS MNS क्लो। अब दूसरी ब्रांच पर चलते हैं, जो है माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मतलब छोटा, तो इनकी जरूरत हमें बहुत ही कम मात्रा में होती है। इनको भी आगे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हैं एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स, जो जरूरी तो हैं पर बहुत कम चाहिए, जैसे आयरन और जिंक। दूसरे हैं पॉसिबली इसेंशियल, जो शायद जरूरी हो सकते हैं, जैसे निकल और कैडमियम। और आखिर में आते हैं नॉन एसेंशियल, जैसे एल्यूमिनियम और लेड, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। मिनरल्स को उनके काम के आधार पर भी बांटा जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल फंक्शन। कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर हमारी हड्डियों और दांतों का ढांचा बनाते हैं। फिर आता है मेम्ब्रेन फंक्शन। इसमें सोडियम और पोटेशियम हमारी सेल्स की मेम्ब्रेन के आर पार आयंस की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। कुछ मिनरल्स जैसे कोबाल्ट और आयरन एंजाइम में प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के तौर पर काम करते हैं, जो असल में एंजाइम को अपना काम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये रेगुलेटरी एक्शन भी करते हैं, मतलब ये हार्मोन्स के जरिए शरीर के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। कुछ ऐसे भी मिनरल्स हैं जो एसेंशियल तो हैं, पर उनका असल काम क्या है वो अभी भी पूरी तरह से पता नहीं है, फंक्शन अननोन, जैसे सिलिकॉन और लिथियम। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, कुछ मिनरल्स टॉक्सिक इन एक्सेस होते हैं। इसका मतलब है कि सही मात्रा में तो ये ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो जहर की तरह काम कर सकते हैं, जैसे लेड और मर्क्यूरी। चलिए अब हम अपने पहले और शायद सबसे फेमस मिनरल कैल्शियम यानी Ca की बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। कैल्शियम हमारे शरीर में मोस्ट अबंडेंट मिनरल है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खनिज। एक अडल्ट मेल में इसका टोटल कंटेंट लगभग 1 से 1.5 किलो तक होता है। अब सोच सकते हैं कितना ज्यादा है ये। और इसका 99% हिस्सा हमारी हड्डियों और दांतों में यानी बोन्स एंड टीथ में होता है, जो उन्हें मजबूती देता है। अब सवाल ये उठता है कि ये शरीर में एब्जॉर्ब कैसे होता है। तो इसका साइट है हमारी छोटी आंत का पहला हिस्सा, ड्यूओडिनम। और इसका तरीका भी बड़ा खास है। ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, जिसका मतलब है कि इसे कम डेंसिटी वाली जगह से ज़्यादा डेंसिटी वाली जगह पर जाने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी को नीचे से ऊपर पंप करने के लिए मोटर की ज़रूरत होती है।
और इस काम के लिए इसे एक कैरियर प्रोटीन और एक खास एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो फिर ये कैल्शियम हमें मिलता कहाँ से है? इसके सबसे अच्छे स्रोत यानी गुड सोर्सेज हैं दूध और दूध से बनी चीज़ें जैसे पनीर और दही। मीडियम सोर्सेज में अंडा, मछली और हरी सब्जियां आती हैं। अब इसकी रोज़ की ज़रूरत यानी रिकमेंडेड डाइटरी रिक्वायरमेंट्स पर एक नज़र डालते हैं। आप टेबल में देख सकते हैं कि 9 से 18 साल की उम्र में इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा यानी 1300 mg पर डे तक पहुंच जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो समय है जब शरीर तेज़ी से बढ़ता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। अब इस सबसे ज़रूरी नोट पर ध्यान दीजिए, मेनोपॉज। रजोनिवृत्ति के दौरान महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस की वजह से कैल्शियम का लेवल गिरने लगता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए उनकी ज़रूरत बढ़कर 1500 mg पर डे हो जाती है। कैल्शियम का काम सिर्फ हड्डियों तक ही सीमित नहीं है, इसके और भी कई कमाल के काम हैं। सबसे पहला और मेन फंक्शन है डेवलपमेंट ऑफ बोन्स/टीथ, यानी हड्डियों और दांतों का विकास। इसमें 2 तरह की सेल्स होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट्स जो हड्डी बनाती हैं और ऑस्टियोक्लास्ट्स जो पुरानी हड्डी को तोड़ती हैं। दूसरा, मसल कंट्रैक्शन। जब भी आप कोई मांसपेशी सिकोड़ते हैं तो कैल्शियम एक खास प्रोटीन ट्रोपोनिन सी को सिग्नल देता है कि चलो काम करने का टाइम हो गया है। तीसरा है नर्व ट्रांसमिशन। हमारे दिमाग से जो भी सिग्नल शरीर के बाकी हिस्सों तक जाते हैं उन्हें भेजने में कैल्शियम का एक बहुत ज़रूरी रोल है। ये हमारी सेल्स की मेम्ब्रेन यानी मेम्ब्रेन को भी हेल्दी रखता है। ये कुछ एंजाइम को सीधे एक्टिवेट यानी एंजाइम एक्टिवेशन भी करता है। और आखिर में ये इंसुलिन जैसे ज़रूरी हार्मोन्स को रिलीज करने में भी मदद करता है। अब देखते हैं कि शरीर में कैल्शियम का बैलेंस बिगड़ने पर क्या होता है। पहली कंडीशन है हाइपरकैल्सीमिया, यानी जब खून में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए। ये अक्सर तब होता है जब पैराथायरॉयड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। दूसरी है हाइपोकैल्सीमिया, यानी कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो जाना। ये एक सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है जिससे टेटैनी नाम की प्रॉब्लम होती है। इसमें मसल्स में बहुत तेज ऐंठन और जकड़न होती है। और तीसरा है हड्डियों से जुड़े डिसऑर्डर्स यानी बोन डिसऑर्डर्स। इसमें पहला है रिकेट्स, जो ज़्यादातर बच्चों में होता है। विटामिन डी या कैल्शियम की कमी से उनकी हड्डियां ठीक से मजबूत नहीं हो पाती और मुड़ने लगती हैं। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें उम्र के साथ हड्डियां अंदर से खोखली और कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे उनके टूटने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। कैल्शियम के बाद अब बात करते हैं उसके साथ ही फास्फोरस पी की। एक अडल्ट के शरीर में लगभग 1 किलो फास्फोरस होता है और ये मुख्य रूप से सेल्स के अंदर पाया जाता है, यानी ये एक इंट्रासेलुलर कंपोनेंट है। इसका 80% हिस्सा कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों और दांतों को मजबूती देता है। इसके एब्जॉर्प्शन यानी अपटेक की बात करें तो कुछ चीज़ें इसे बढ़ाती हैं जिन्हें प्रोमोटर्स कहते हैं, जैसे कैल्सिट्राइल और एसिडिटी। वहीं कुछ चीज़ें इसे रोकती हैं जिन्हें इनहिबिटर्स कहते हैं, जिसमें मेन है फाइटेट। फाइटेट पौधों में खासकर अनाज और फलियों के छिलकों में पाया जाने वाला एक कंपाउंड है जो मिनरल के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है। इसके सबसे अच्छे स्रोत दूध, अंडे और चिकन है। एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि अडल्ट्स में कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो 1:1 होना चाहिए। आमतौर पर अगर आप सही मात्रा में कैल्शियम ले रहे हैं तो फास्फोरस की ज़रूरत भी अपने आप पूरी हो जाती है। चलिए अब फास्फोरस के काम और इसकी कमी से होने वाली प्रॉब्लम्स को समझते हैं। इसके फंक्शंस में पहला तो वही है हड्डियों और दांतों का विकास। दूसरा और सबसे ज़रूरी काम है हाई एनर्जी कंपाउंड्स बनाना। ये एटीपी का एक मुख्य हिस्सा है जिसे हम शरीर की एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। हमारे हर काम के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इसी से मिलती है। ये हमारे डीएनए और आरएनए का भी एक स्ट्रक्चरल हिस्सा है और शरीर के पीएच को कंट्रोल करने वाले बफर सिस्टम में भी मदद करता है। अब डिफिशियंसी/पैथोलॉजी की बात करते हैं। खून में फास्फोरस का लेवल बढ़ना यानी इंक्रीज्ड सीरम पी या घटना यानी डिक्रीज्ड सीरम पी, दोनों ही हार्मोनल गड़बड़ी या किडनी की बीमारी का संकेत हो सकते हैं। अब आते हैं एक और बहुत ही ज़रूरी मिनरल पर, आयरन, Fe। हमारे शरीर में कुल 3 से 5 ग्राम ही आयरन होता है, लेकिन इसका 70% हिस्सा हमारी रेड ब्लड सेल्स में मौजूद हीमोग्लोबिन में होता है, जिसका काम ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाना है। अब इस डायग्राम से इसके अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को समझते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, भोजन से जो हमें आयरन मिलता है यानी फूड आयरन, वो ज़्यादातर फेरिक Fe3 फॉर्म में होता है, जिसे हमारे शरीर आसानी से सोख नहीं पाता। पेट में मौजूद एसिड गैस्ट्रिक HCl इस पर काम करता है और फिर विटामिन सी या सिस्टीन जैसे तत्व इसे फेरस Fe2 फॉर्म में बदल देते हैं।
ये Fe2 फॉर्म घुलनशील होता है और शरीर इसे आसानी से सोख लेता है, यानी रेडली अब्जॉर्ब्ड कर लेता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आयरन के बेहतर अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी कितना जरूरी है। और शरीर में आयरन फेरेटिन के रूप में स्टोर होता है। तो आयरन के अच्छे स्रोत कौन-कौन से हैं? रिच सोर्सेज में पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, सेब और मछली शामिल हैं। यहाँ एक बहुत ही काम की टिप दी गई है। कुकिंग इन आयरन यूटेंसिल्स विल इम्प्रूव द आयरन कंटेंट ऑफ द डाइट। मतलब लोहे की कढ़ाई या बर्तन में खाना पकाने से भोजन में नेचुरल तरीके से आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। अब आरडीआई चेकलिस्ट पर नजर डालते हैं। एक अडल्ट पुरुष को रोज 10 mg आयरन चाहिए, लेकिन मासिक धर्म के कारण ब्लड लॉस की वजह से एक मेंस्ट्रुएटिंग वुमन को 18 mg पर डे की जरूरत होती है, और एक प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमन को तो 40 mg पर डे तक की जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें अपने साथ साथ बच्चे के लिए भी हीमोग्लोबिन बनाना होता है। आयरन के मुख्य काम और इससे जुड़ी बीमारियों को देखते हैं। इसका सबसे ज़रूरी फंक्शन है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। ये एनर्जी प्रोडक्शन यानी ईटीसी और हमारी इम्यूनिटी के लिए भी ज़रूरी है। अब इससे जुड़ी डिजीज़ेस को देखते हैं। सबसे आम है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जिसे हम आम भाषा में खून की कमी कहते हैं। इसमें रेड ब्लड सेल्स माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक हो जाती हैं, यानी आकार में छोटी और रंग में फीकी पड़ जाती हैं। नेफ्रोज में किडनी की बीमारी के कारण आयरन शरीर से बाहर निकल जाता है। हीमोसाइडरोसिस तब होता है जब बार बार खून चढ़ाने से शरीर में आयरन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। और हीमोक्रोमेटोसिस एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें शरीर ज़रूरत से ज़्यादा आयरन सोखने लगता है। अब बात करते हैं सोडियम की, जिसे हम आमतौर पर नमक से जानते हैं। यह हमारी सेल्स के बाहर मौजूद लिक्विड का मेन पॉजिटिव आयन है, यानी चीफ कैटायन ऑफ एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। इसका सबसे बड़ा सोर्स तो हमारा नॉर्मल नमक NaCl ही है। एक नॉर्मल इंसान के लिए इसका RDI 5 से 10 ग्राम प्रतिदिन है, लेकिन हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इसे 1 ग्राम तक ही रखने की सलाह दी जाती है। इसके कामों में शरीर का एसिड बेस बैलेंस बनाए रखना और दिल की धड़कन शुरू करने में मदद करना शामिल है। शरीर में सोडियम का कम होना हाइपोनेट्रीमिया कहलाता है, जो दस्त या उल्टी से हो सकता है, और इसका बढ़ जाना हाइपरनेट्रीमिया कहलाता है, जिसके लक्षणों में हाई ब्लड प्रेशर यानी हाई बीपी भी शामिल है। और हमारा आज का आखिरी मिनरल है क्लोराइड, Cl। ये सोडियम का साथी है और इसका मेटाबॉलिज्म भी सोडियम से जुड़ा होता है। इसके स्रोत भी सोडियम जैसे ही हैं, और अगर आप पर्याप्त सोडियम ले रहे हैं तो क्लोराइड की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। इसका एक बहुत ही ज़रूरी काम है पेट में एसिड यानी फॉर्मेशन ऑफ HCl बनाना, जो खाना पचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये क्लोराइड शिफ्ट में भी मदद करता है, जो फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का एक प्रोसेस है। क्लोराइड का लेवल कम होना हाइपोक्लोरेमिया और बढ़ना हाइपरक्लोरेमिया कहलाता है। इसके साथ ही इन प्रमुख खनिजों पर हमारी यह चर्चा यहाँ समाप्त होती है। हमने देखा कि ये छोटे छोटे तत्व हमारे शरीर को चलाने के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हड्डियों की मजबूती से लेकर दिल की धड़कन तक हर जगह इनकी ज़रूरत है।